देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ठीक है। चलो देखो, और भी 4 क्वेश्चन यहाँ बाकी है और एमसीक्यू प्रोफाइल्स बाकी है, देखते कितना होता है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि एक छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, एक नॉर्मल ऐसा सिंपल क्वेश्चन बोला है। बोल रहा है कि फर्म सोल्ड 20% ऑफ द गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस। तो फिर कितना क्रेडिट होगा? 20% अगर कैश बेसिस, एट्टी बैलेंस परसेंट 80% क्रेडिट बेसिस। डेटर्स आर अलाउड 1.5 मंथ्स क्रेडिट। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि डेटर मतलब क्या, जिसको हम लोग कस्टमर, जिसको हम लोग कुछ बेच रहे हैं उसको क्रेडिट अलाउड 1.5। 1.5 का मतलब हो गया 1.5 महीने बाद जो है पैसा देने से होगा। 1 मिनट। ठीक है। देखो, 1.5 मंथ क्रेडिट एंड देयर बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021। ये वैल्यू बोला है 1,25,000। अच्छा, तो फिर जब भी बेचता है 1.5 महीने बाद पैसा कलेक्ट करता है, ये उनका बिजनेस का पॉलिसी। और बैलेंस दिख रहा है 1,25,000, मतलब जो रिसीवेबल अमाउंट है ईयर एंड में वो दिख रहा है 1,25,000। एज्यूम दैट द सेल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि पूरा साल भर से लेके, जैसे जैसे अगर हर मंथ 10,000 है तो 10,000 10,000 10,000, इस तरीके के चीजों को बोलते हैं यूनिफॉर्म। कैलकुलेट द क्रेडिट सेल एंड टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी। तो हम लोग को कंपनी का टोटल सेल और क्रेडिट सेल निकालने के लिए बोला गया। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये जो 1,25,000 दिया गया है डेटर का, ये जो रिसीवेबल दिख रहा है ये कितने मंथ का ड्यू होगा फिर? मैम 1.5 मास है। हाँ, 1.5 महीने का, क्योंकि अगर 1.5 महीने बाद पैसा मिलता है, जैसे इनका ईयर देखो अप्रैल टू मार्च वाला है। ठीक है। तो एक सिंपल क्वेश्चन, अगर अप्रैल में कुछ बेचा है, मान लो अप्रैल में कुछ बेचा है, तो उसका पैसा कलेक्ट कब होगा? मैम मेर पर जूনের ইয়েতে হ্যাঁ 15 জন। 15 जून। ठीक है। तो अप्रैल का पैसा जून में मिलेगा। ठीक है, वैसे ही मई का पैसा कब मिलेगा? जुलाई में। मैम 15 जुलाई। जुलाई, ठीक है। ऐसे करके मई का जुलाई में, ठीक है, मई का जुलाई में, फिर मई जून, जून का अगस्त में, अगस्त। जून जुलाई का मई, जून जुलाई का सितंबर में। ठीक है। सेप्टेम्बर। अगस्त का, जुलाई मैम अगस्त, अगस्त नवंबर। नवंबर में। ठीक है, अगस्त के बाद आ जाएगा सितंबर का, दिसंबर। दिसंबर। ठीक है, सितंबर का दिसंबर में, और अक्टूबर का जैन में। मैम मैम সেপ্টেম্বরটা নভেম্বর সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর, হ্যাঁ সেপ্টেম্বরেরটা নভেম্বরে হবে আর অক্টোবরেরটা ডিসেম্বরে হবে। অক্টোবরেরটা ডিসেম্বর হবে, তাহলে এটা ঠিক লিখেছি। মে, এটা ম্যাম অক্টোবর হবে, অগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর, হ্যাঁ। হুম, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर, জানুয়ারি। दिसंबर। हाँ, ये नवंबर वाला जन। अच्छा, फिर दिसंबर वाला ফেব্রুয়ারি। फेब, दिसंबर, जैन वाला मार्च, মার্চ। फेब वाला अप्रैल। ठीक है। तो इसका मतलब मार्च वाला कब मिलेगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा, है ना। वैसे ये फेब वाला भी चला जा रहा है, क्योंकि 31 मार्च तक ही तो है। मतलब पैसा कलेक्शन कौन कौन से मंथ का हो जाएगा? अप्रैल का हो जाएगा, मई का हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर।
जैन, ठीक है, उसके बाद फेब मार्च, ये 2 महीने का पैसा कलेक्ट होने के लिए दूसरा वाला फाइनेंशियल ईयर हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि फेब का कलेक्ट कब होगा, 1.5 महीने बाद, तब नया फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा मार्च वाला, और 1.5 महीने बाद तो नया फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। तो ये जो मेरा ड्यू दिख रहा है कि मुझे इतना पैसा रिसीवेबल है इस साल का, तो ये कितने मंथ का ड्यू है, इसका मतलब 1.5 महीने का ही ड्यू होगा। हाँ मैम। ठीक है, ये जो मेरा बाकी दिख रहा है ये कौन से मंथ का दिख रहा है, फिर 1.5 महीने का जो बाकी है कौन से मंथ का दिख रहा होगा इस साल में जो दिख মার্চ रहा है। এপ্রিল মে ম্যাম মে মাসের এটা। মে মাসের হবে কি? মানে ম্যাম এটা তো 31 মার্চের ব্যালেন্স দেখাচ্ছে, মানে এর 1.5 মাস পর তো পাবে। হুম, তাহলে হ্যাঁ এটা মার্চের হবে। মার্চে যেটা আমরা छोड़ो, जो भी मंथ हो वो तो कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा 1.5 महीने बाद, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये जो ड्यू है ये कितने महीने का ड्यू है। 1.5 महीने का। 1.5 महीने का, तो ठीक है, तो मुझे अगर पूरा सेल निकालना है तो मुझे कितने मंथ का निकालना पड़ेगा, टोटल सेल्स मतलब कितने मंथ का सेल निकालना पड़ेगा। ম্যাম পুরো 12 মাসেরই বার করতে হবে। ठीक है, तो फिर अगर 1.5 महीने में मेरा रिसीवेबल 1,25,000 है तो 1,25,000 ही मेरा सेल हुआ है, मतलब 1.5 महीने का सेल হুম। फिर कितना है 1,25,000, तो 12 मंथ्स का सेल कितना होगा, वही तो मेरा हो जाएगा टोटल क्रेडिट सेल। ठीक है, ये जो निकलेगा टोटल क्रेडिट सेल निकलेगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं क्रेडिट सेल कितना होगा, क्रेडिट सेल इतना नहीं हो जाएगा इस तरीके से कि ऐसे लिख सकते हैं डेटर इंटू 12 मंथ्स 1.5 मंथ, ठीक है, तो वन হ্যাঁ ম্যাম। लैख 25,000 10 লাখ इंटू, হবে। तो ये आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, इसका मतलब देखो 1.5 महीने में अगर डेटर जनरेट होता है 1,25,000, तो 12 मंथ्स में कितना डेटर जनरेट होगा, डेटर रिलेट टू क्रेडिट सेल। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, तो इसीलिए इससे हम लोग क्रेडिट सेल निकाल सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये जो है ना ये जो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 1.5 है, इसको एक नाम बोला जाता है, मतलब ऐसे ही जान के रखो, ठीक है, ये इस क्वेश्चन के लिए नेसेसरी तो है नहीं, डेटर टर्न ओवर पीरियड, मतलब डेटर मुझे पूरे साल में कितना बार पेमेंट करेगा, देखो 1.5 महीने के गैप में पेमेंट करेगा तो पूरे 12 मंथ्स में वो कितना बार पे करेगा मुझे, मतलब 1.5 1.5 महीने के गैप में पे करेगा ना, तो पूरे 12 मंथ्स में कितना बार पे करेगा। ম্যাম 8 বার। 8 बार, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर का मतलब यहाँ पर मूवमेंट, डेटर कितना बार, मतलब कितना बार मेरा सेल हो रहा है उतना बार ही डेटर मुझे पे करेगा। तो यहाँ जो आंसर निकल के आ रहा है ना 8, ठीक है, तो ये 8 टाइम्स होता है, मतलब पूरे साल में डेटर मुझे 8 बार पे करेगा, जैसे अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना कि अप्रैल का पैसा कब मिलेगा, जून में, ठीक है, इस तरीके से। तो मुझे जून में पहला बार पैसा मिलेगा पहले साल में, ठीक है, तो अप्रैल का पैसा मुझे जून में मिलेगा, तो ऐसा करके डेटर मुझे 8 बार पेमेंट करेगा, ठीक है। तो 1,25,000 इंटू 8 करने से 10 लाख, तो ये क्रेडिट सेल आ जाएगा, या फिर इसको इस तरीके से समझ सकते जैसे यहाँ पर लिखा था। तो ये क्रेडिट सेल हो गया, और मुझे पूछा था कि टोटल सेल बताने के लिए, देखो हम लोग को बोला है टोटल सेल और क्रेडिट, क्रेडिट तो निकाल लिया, तो टोटल सेल कैसे निकालोगे, तो क्रेडिट सेल कितना परसेंट है, ম্যাম 80%। तो 10 लाख, 12,50,000 হবে। हाँ 10 लाख जो है वो 80% के बराबर है, ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा, ऐसे करके निकाल लो, तो कितना आएगा, ম্যাম 12,50,000। 12,50,000, ये हो गया टोटल से। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। बोलो, ये समझ में आया सबको, হ্যাঁ ম্যাম। या या कोई डाउट है तो। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है
Mr. A runs a business of ready-made garments. He closes the books of accounts on 31st March. The balance sheet as on 31st March दे दिया है। यहाँ बैलेंस ही दे दिया है मिस्टर ए का, जबकि हमें नॉर्मली बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होता है, बट यहाँ पर बना के दिया। अच्छा बात है। ए का कैपिटल, क्रेडिटर, इधर फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश इन एंड कैश एट बैंक। बोल रहा है यू आर फर्निश्ड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और कुछ ये इंफॉर्मेशन काफी सारा है। ठीक है। बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है। तो हम लोग को ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बना के देना है। ठीक है। तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनेगा, और डिटेल्स तो काफी सारा है। ठीक है। पहले ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2022। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट एक ही में बन जाएगा? हाँ, ट्रेडिंग पीएल एक साथ ही होगा। अच्छा, देखो अब यहाँ पर मुझे ये बैलेंस शीट बना के दिया है, प्रीवियस वाला। ठीक है। तो ये बैलेंस शीट का डेटा हम लोग जो है जैसे कि कैपिटल, ये कहाँ पर लिखेंगे? ये ओपनिंग कैपिटल हम लोग का चला जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है। क्रेडिटर, अब क्रेडिटर का तो मुझे क्लोजिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा, ये तो ओपनिंग है। अब ओपनिंग में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बाद डिपेंड करेगा कि क्रेडिटर का बैलेंस फिर कितना आएगा, और कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है वो तो हमें ये सारे एडजस्टमेंट से पता चलेगा कि कौन से मतलब कौन से अकाउंट में एडजस्टमेंट है, किस में नहीं है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। बोल रहा है ही सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March वेयर 20% हायर देन द सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, आउट ऑफ विच 20% सेल वाज कैश सेल। तो बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर से इस साल 20% ज्यादा सेल हुआ है, और आउट ऑफ विच 20% सेल कैश सेल है, और टोटल सेल्स जो है वो है 5 लाख। ठीक है। तो हम लोग इसका कैलकुलेशन कर ले कि क्या क्या होगा। तो हम लोग एक वर्किंग नोट बना के सेल्स वाला डिटेल्स जो है इसका कैलकुलेशन कर लेते चलो, इससे मुझे सेल पता चल जाएगा। ठीक है। तो पहला वर्किंग नोट बनेगा सेल का। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। ठीक है। अब देखो बोला क्या है, बोल रहा है कि 20% हायर देन द सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर 2021, हम लोग तो 22 का करें, 2021 मतलब प्रीवियस ईयर का सेल था 5 लाख, तो करेंट ईयर का सेल कितना हो जाएगा? ম্যাম 120% ইনটু করলে চলে আসবে हाँ, तो ये देखो 6 লাখ। 5 लाख। हाँ, 5 लाख पहले था, अभी 20% ज्यादा है, मतलब 120% करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। 20 या फिर इस पे 5 लाख प्लस 5 लाख का 20%, ऐसा हम लोगों ने रेशियो में मैथ्स में तुम लोग को दिखाया था ना कि कैसे करके होता है। ठीक है। तो 120% करोगे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 6 लाख। হ্যাঁ ম্যাম। 6 लाख आ गया। ये हो गया करेंट ईयर का सेल, और इसमें से देखो बोला है कि 20% कैश सेल है, तो बाकी क्रेडिट सेल हो जाएगा। तो उसका बाइफर्केशन करके रख लेते, देखेंगे कहाँ काम आएगा वहां लिख लेंगे। तो कैश और क्रेडिट, तो 20% कैश सेल है, तो 20% मतलब
वन वन लाख लाख ट्वेंटी 20 थाउजेंड और 80% बाकी हो जाएगा क्रेडिट, तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 लाख लाख। 80 था। हाँ, ठीक। ये हो गया हम लोग का कैश सर्कुलेट। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ पुट होना चाहिए? मैम ट्रेडिंग अकाउंट सेल से रुकने। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में बाई सेल्स बोल के कैश में 1,20,000, क्रेडिट में कितना लिखेंगे? 4,80,000। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, बाई सेल्स कैश 1,20,000, क्रेडिट 4,80,000, 6,00,000। और यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर दे देना है कहाँ से आया, अभी हम उतना नहीं लिख रहे। ठीक है, बोलो पहला वाला पॉइंट समझ में आ गया, ये इसमें कोई डाउट है? हाँ मैम बुझे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। पेमेंट फॉर ऑल पर वेयर मेड बाय चेक ओनली, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम लोग जब भी क्रेडिटर को कुछ पे करते हैं तो कैसे करते हैं? चेक में करते हैं। मतलब क्रेडिटर टू हमेशा क्या होगा? मैम बैंक। बैंक। ठीक है, ये याद रखना है, हमेशा क्रेडिटर टू बैंक ही करना है, कैश करने से नहीं होगा। ये वाला बात याद रखना है, ये इंफॉर्मेशन जो दिया है उसके हिसाब से। गुड्स वेयर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, वो तो हम लोगों ने देखा कि जो बिकता है वो कैश में भी बिकता है, क्रेडिट में भी बिकता है। अभी अभी तो उसी पे किया, 20% कैश सेल था, 80% क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट दोनों पे बिकता है। क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक ओनली, बट जब डेटर से पैसा कलेक्ट करते हैं तब सिर्फ और सिर्फ बैंक डेबिट हो सकता है, क्योंकि चेक में पैसा मिलता है तो बैंक टू डेटर होगा। बोलो ये समझ में आया? ये इन्फॉर्मेशन है, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है 2 और 3 कि क्या करना है, ये लोग क्या फॉलो करते हैं या फिर इनका बिजनेस में क्या चलता है। तो ये लोग जो भी काम करते बाई चेक करते, चेक से ही पेमेंट करते, चेक से ही रिसीव करते हैं। 2 और 3 पॉइंट समझ में आया? हाँ मैम। फिर बोल रहे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लगेगा 10%, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, ये बोल रखा है। अच्छा, फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो फर्नीचर है कहाँ? ये इधर जो हम लोगों ने देखा, यहाँ फर्नीचर था। ठीक है, लेकिन क्या और कोई फर्नीचर खरीदा गया है? नहीं है। उसके लिए आगे एक बार इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है, Mr. A sent to the bank the collection of the month at last date of each month after paying salary 2,000 to clerk, office expenses 1,200 and personal expenses 500। ये लास्ट दिन जैसा क्वेश्चन किया था वैसा है। बोल रहा है कि मिस्टर ए जो है वो अपना जो भी पैसा कलेक्ट होता है वो क्या करते हैं, बैंक में ले जाते हैं, लेकिन कैसे? बाई आफ्टर पेइंग सैलरी और क्लर्क का खर्चा और ऑफिस एक्सपेंसेस ये सारे और पर्सनल एक्सपेंसेस पे करने के बाद। ठीक है, तो मिस्टर ए जो बैंक में भेजते हैं पैसा, उस ये सारे खर्चे पे करने के बाद, तो ये सैलरी कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा। और पर्सनल एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? ड्रॉइंग्स में जाएगा। ठीक है, लास्ट हाँ दिन भी मैम ऐसा था कैपिटल सेम। गेन्स। अच्छा, फिर बोल रहा है बैंक पासबुक से 31 मार्च को ये सब दिख रहा है कि क्रेडिटर को कितना पे किया है और रेंट का कितना पेमेंट किया गया है अभी तक अप टू 31 मार्च 2022, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक कितना हुआ है, और 31 मार्च 2022 फॉलोइंग आर द बैलेंसेस। स्टॉक का बैलेंस दिख रहा है, डेटर का, क्रेडिटर फॉर गुड्स का, मतलब क्रेडिटर का। ऑन द इवनिंग ऑफ 31 मार्च 2022 द कैशियर एब्सकॉन्डेड, मतलब वो भाग गया है विद द अवेलेबल कैश इन द कैश बुक। ठीक है, तो पैसा जो बचा था वो लेके वो भाग गया है। ठीक है, अब हमें ये प्रिपेयर करने के लिए दिया गया है। अच्छा, तो देखो जिसमें से हम लोगों ने पहले सेल्स का डेटा निकाल लिया, और ये क्रेडिटर को कैसे पेमेंट करना है बोल दिया, डिप्रिसिएशन कितना लगाना है बोल दिया, डेटर से चेक में ही पैसा लेते, क्रेडिटर को भी चेक में ही पे करते हैं। अच्छा, अब ये डिप्रिसिएशन का जैसे इंफॉर्मेशन मिला तो हमें कौन सा अकाउंट को इम्पैक्ट दिखाना चाहिए? फर्नीचर अकाउंट को। तो चलो हम लोग फर्नीचर अकाउंट बना लेते, वैसे नहीं भी बनाओगे तो ये बहुत आसान है, हो जाएगा, फिर भी हम तुम लोग को बना के दिखा देते हैं।
जो भी ट्रांजैक्शन होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, देखो जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था उसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ था, तो वो देख के हम लोग समझ रहे थे कि ओपनिंग क्लोजिंग में अगर चेंजेस है उसका वर्किंग नोट बनाना चाहिए। अब यहाँ कैसे समझोगे, यहाँ तो ओपनिंग क्लोजिंग उस तरीके से नहीं दिया है, लेकिन एडजस्टमेंट में अगर दिया हुआ है कि ये चीज का मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है जैसे डिप्रिशिएशन का, तो वो तो फर्नीचर को इम्पैक्ट कर रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट हम लोग ओपन कर सकते हैं। बाकी ये बहुत ही छोटा सा अकाउंट है, अगर मतलब ये ओरली भी कर सकते हो फिर भी हम करके दिखा दे रहे हैं, और जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो 40,000 का जो फर्नीचर है वो टू बैलेंस बीडी होगा, कि 40,000 का पहले से फर्नीचर था, और डिप्रिशिएशन चार्ज करने बोला है 10%, तो बाई क्या हो जाएगा, डिप्रिशिएशन 10% चार्ज करने से कितना हो जाएगा, 4,000, ठीक है। 4,000। और तो कुछ भी नहीं बोला था फर्नीचर रिलेटेड, तो बाकी क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, 36,000। 30,000। तो ये हो गया 40,000, इसीलिए हम बोल रहे थे ये अगर नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। तो अब ये एडजस्टमेंट जो है कहाँ कहाँ पुट होगा, डिप्रिशिएशन एक बार तो पीएल में पुट हो जाएगा टू डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, और एक बार फर्नीचर से लेस होके एसेट साइड में पुट होगा। तो यहाँ पर लिख देते टू डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, टू डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 4,000, ठीक है। और देखो सारे एडजस्टमेंट दो जगह पे पुट होंगे, तो क्या ये कैश क्रेडिट सेल में पुट होगा, बिल्कुल होगा। नीचे वर्किंग नोट में ये क्रेडिट सेल डेटर में पुट करोगे तब ना क्लोजिंग डेटर निकाल पाओगे, और कैश सेल जब पुट करोगे मतलब कैश सेल जो हुआ है ये हम लोग जब कैश अकाउंट में पुट करेंगे तो कैश और बैंक का बैलेंस जो भी आएगा वो हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं फर्नीचर जो कि है 40,000 का, और उस पर डिप्रिशिएशन लग रहा है 4,000 का, तो वैल्यू आ जा रहा है 36,000। बोलो यहाँ तक समझ में आया। हाँ मैम। कुछ पूछना है तो पूछो, कुछ नहीं लिख पाए हो दिखाना है तो बोलो दिखा देता हूँ। अच्छा, फिर देखो बोल रहा है कि मिस्टर ए ये सारे खर्चे पे करते हैं, ठीक है। सैलरी हो गया, ये सब हम लोग का जो है, देखो इस पे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं था, पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, ना तो सैलरी पे एडजस्टमेंट है, ना तो क्लर्क को दिए, सॉरी ऑफिस एक्सपेंसेस में है, ना तो पर्सनल, तो ये फिर डायरेक्ट पीएल में चार्ज करते जाओ। टू सैलरी कितना आ जाएगा, देखो कितना होगा, 2,000 मैम। 2,000 करके पर मंथ का बोला था, तो 12 मंथ का 24th। 24,000। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200 करके 12 मंथ्स का 14,400। 14,400। अच्छा, फिर पर्सनल एक्सपेंसेस ये कहाँ से लेस होगा, ये कैपिटल से लेस होगा, कैपिटल। तो पर्सनल एक्सपेंस कैपिटल से लेस हो जाएगा। तो कैपिटल ओपनिंग वाला तो हमें पता है, देख के लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट वगैरह, लेस कर देंगे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स है 500, तो ये भी क्या हो जाएगा 500 इंटू 12। 12, 6,000, ठीक है। अच्छा, ये सब दो जगह पे इम्पैक्ट आता है, एडजस्टमेंट है तो, और कहाँ पर इम्पैक्ट आएगा, सैलरी पे करने से क्या एंट्री होता है, सैलरी टू कैश या बैंक, तो वो कैश या बैंक अकाउंट में आएगा जो कि हम लोग वर्किंग नोट में बनाएंगे, और वहां से हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ठीक है। तो सैलरी हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, उधर पर्सनल एक्सपेंसेस में ड्रॉइंग्स आ गया, ये सब हम लोग दोबारा लिखेंगे जब कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। हर एक एडजस्टमेंट दो बार होगा ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि बैंक पासबुक से ये दिख रहा है पेमेंट टू क्रेडिटर, तो कौन सा अकाउंट बनाए, क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस भी तो पता करना पड़ेगा। वैसे दिया हुआ है क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 1,46,000, फिर भी हम लोग बना लेते हैं, देखो कुछ निकल के अगर आए कुछ भी इंफॉर्मेशन। तो वर्किंग नोट नंबर 3,
क्रेडिटर, बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस तो है 1,46,000। ये एक बार और कहाँ पुट होगा बोलो? मैम बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट शीट में जाएगा। और ये लायबिलिटी। ओपनिंग वाला जो है, ओपनिंग कुछ है 82,000। ठीक है, इसको ये एक ही बार होगा क्योंकि ये देखो ऑलरेडी ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो हम लोगों ने बैलेंस शीट से लिया है वैल्यू। ठीक है, और पेमेंट टू क्रेडिटर क्या हो जाएगा? टू बैंक होगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि बोला था कि चेक में पेमेंट करते जब भी क्रेडिटर को करते, और वैसे भी ये सारा इंफॉर्मेशन बैंक पासबुक से मिल रहा है। ठीक है, 3 लाख यहाँ पर क्रेडिटर का, यहाँ पर आ जाएगा 3 लाख। अच्छा, अब क्रेडिटर को कहाँ पुट करेंगे? क्रेडिटर को हम लोग पुट कर देते हैं ये वाला, मतलब क्लोजिंग वाला। ओपनिंग वाला तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाता है, जो कि बैलेंस शीट नाम पे इन्होंने बना के ही दे दिया है। और ये 1,46,000 ये हम लोग बैलेंस शीट के इधर लिखेंगे क्रेडिटर, 1,46,000। ठीक है, अच्छा अब ये क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज करोगे तो फिर क्या मिलेगा? क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस। ठीक है, और बोला भी था कि ये लोग क्रेडिट में ही करते हैं, तो ये कितना आ रहा है? 1,46,000 और ये 3 लाख, 4 लाख। 4,46,000। और यहाँ पर 3,64,000। 3,64,000। तो ये क्या हो जाएगा? बाई परचेस, क्योंकि क्रेडिटर का तो मेन वही एंट्री होता है, तो वही मिसिंग था, तो बाई परचेस बैलेंसिंग फिगर आ गया 3,64,000। ठीक है, 4,46,000। तो ये परचेस बोल के चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 3,64,000। ठीक है, देखो इस सब चीज दो दो बार पुट होगा जो एडजस्टमेंट में रहेगा। 1,46,000 दो बार पुट हो गया, परचेस यहाँ पर एक बार ट्रेडिंग में चला जाएगा। ठीक है, और ये बैंक वाला बैंक अकाउंट में जाएगा। और ये कोई मतलब ये कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन से नहीं मिला था, ये हमारा जो है बैलेंस शीट से हम लोगों ने लिया था, तो ये एक ही बार पोस्ट होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू परचेस 3,64,000। टू परचेस 3,64,000 हो जाए। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, पेमेंट ऑफ रेंट अप टू 31 मार्च 2022 16,000। तो रेंट का पेमेंट किया हुआ है इतना, अब जितना पेमेंट है वही मेरा एक्सपेंस होगा, ये जरूरी नहीं होता है, बट क्योंकि कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह है नहीं, देखो क्वेश्चन यहीं पर खत्म है, तो रेंट का जितना पेमेंट किया है उतना ही एक्सपेंस होगा ड्यूरिंग द ईयर। तो रेंट का खर्चा कहाँ लिखोगे? PLA डेबिट है। हाँ, तो टू रेंट बोल के आ जाएगा 16,000। टू रेंट बोल के आ जाएगा 16,000। ठीक है, ये वाला। फिर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये इसके लिए हम लोग क्या अकाउंट बनाएंगे बोलो? हम कैश बैंक बुक बकाश। हाँ, कौन सा बनाएंगे? उसके लिए हम लोग को देखना चाहिए बैलेंस शीट में क्या है, दोनों ही है, कैश इन हैंड भी है, कैश एट बैंक भी है, दोनों बना लो। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वर्किंग नोट 4 और 5। वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 5। अच्छा, अब देखो कैश इन हैंड 28,000। हम लोग एक साथ भी बना सकते हैं कैश बुक लिख के, मैंने अभी दो अलग अलग बना लिया है, तो दोनों अलग अलग बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ ट्रांजैक्शंस तो है नहीं। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या क्या पुट होगा? तो ये देखो कैश सेल पुट होगा, ये पहले वाले ट्रांजैक्शन से देखो कैश सेल पुट होगा ना, तो कैश सेल कितना था हम लोग का? ये रहा 1,20,000। 1,20,000। तो फिर क्या एंट्री हो जाएगा? कैश टू सेल, टू सेल्स। 1,20,000। और देखते हैं कैश बैंक वाला क्या आइटम है। फिर यहाँ पर पेमेंट टू क्रेडिटर गुड्स कैश क्रेडिट दोनों सेल होता है। डिप्रिशिएशन ये हो गया, मिस्टर ए सेंड टू द बैंक। अच्छा, ये सैलरी
ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सारा हम लोग का कैश में पे होता है, तो क्या हो जाएगा, बाई बाई सेल। बाई ऑफिस एक्सपेंसेस और बाई ड्रॉइंग्स। तो कितना कितना आएगा, ये तीन चीज होगा और पर्सनल एक्सपेंस ये सब मिला के, तो 24,000 कितना आया था, सैलरी 24,000, ऑफिस एक्सपेंसेस मैम 14,400 और 6,000। 6,000, ड्रॉइंग्स 6,000। ये सारे खर्चे पे करने के बाद ये बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर 3 लाख, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक, सॉरी बाई क्रेडिटर, टू बैंक लिख रहे गलती से, बाई क्रेडिटर। और क्या आएगा, रेंट का, बाई रेंट, रेंट का कितना था 16,000, ये सब बैंक पेमेंट हुआ है, मतलब चेक के थ्रू से। अच्छा, फिर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो उसका एंट्री क्या होता है, मैम बैंक बैंक टू कैश। टू कैश, तो बैंक में हो जाएगा टू कैश और कैश में हो जाएगा बाई बैंक 80,000। तो देखो जैसे मैंने बोला था कि सभी चीज 2 बार पोस्ट होगा, देखो जो भी बाकी था सब 2 2 बार पोस्ट हो गया है, ठीक है। फिर बोल रहा है ये क्लोजिंग बैलेंसेस है स्टॉक का, तो स्टॉक का क्लोजिंग वैल्यू ये कहाँ कहाँ पुट होगा बोलो, मैम ट्रेडिंग है बाय क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस शीट है एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर आ जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000 और बैलेंस शीट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक बोल के 1,60,000, 2 बार पोस्ट हो गया, ठीक है। फिर डेटर, डेटर का क्लोजिंग यहाँ आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। डेटर का क्लोजिंग दिया हुआ है, चाहो तो एक डेटर अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। डेटर अकाउंट अगर बनाओगे तो क्या मिलेगा देख लो, अगर हम लोग एक डेटर अकाउंट थोड़ा नीचे बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 6, जरूरत नहीं पड़ेगा इसका, फिर भी देख लो डेटर अकाउंट अगर बनाओगे तो टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है, बाई बैलेंस सीडी भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 1,20,000 क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग है 1 लाख, और क्रेडिट सेल कितना हुआ है, 4,80,000। डेटर टू सेल्स 4,80,000, ठीक है। तो डेटर से कितना पैसा कलेक्ट किया वो मिल जाएगा, है ना। डेटर से कितना पैसा, डेटर से भी जब पैसा लेते हैं चेक में लेते हैं ऐसा बोला था, तो बाई बैंक होगा ना, क्योंकि देखो बेचा क्रेडिट सेल पहले प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, और इतना अभी भी रिसीवेबल है, तो बाकी रिसिव्ड हो गया। ये देखो 5,80,000 का टोटल रिसीवेबल है मार्केट में, लेकिन अभी दिख रहा है ईयर के एंड में सिर्फ 1,20,000, तो बाकी रिसीव कर लिया होगा, वो कितना है मैम 4,60,000। 4,68,000, हम भूल कर 1,20,000, 4,60,000, और ये 4,60,000 कहाँ क्रॉस पोस्टिंग होगा, मैम बैंक अकाउंट। टू डेटर 4,60,000, ठीक। देखो 1,20,000 भी 2 बार पोस्ट हो गया, क्रेडिट सेल भी 2 बार पोस्ट हो गया, जैसे कैश सेल हुआ था, और ये बैंक ये कलेक्शन वाला ये भी 2 बार पोस्ट हो गया, ठीक है, ये डेटर बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिटर फॉर गुड्स 1,46,000, तो क्रेडिटर का अकाउंट शायद बना लिया है हम लोगों ने इधर, हाँ, और क्रेडिटर लिख भी लिया है, ठीक है। अच्छा, फिर ये एंड में बोला है वही पैसा लेके भाग गया है कैशियर कैश बुक से, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग ये क्लोज करते हैं अकाउंट, जो ये वर्किंग नोट, वर्किंग नोट ये दो तो क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया। अच्छा, बैंक वाला क्लोज करो, देखो कितना बैलेंस आ रहा है,
मैम टोटल डेबिट साइड है 6,18,000 और मैम बैलेंस 3,02,000। 3,02,000। तो ये कहाँ पर पुट होगा 3,02,000? ম্যাম এটা ভুল হয়ে গেছে ভুল করে, কারণ আমি একটু ভুল লিখে দিয়েছি। এটা 38 60 ম্যাম টোটাল হবে 5,78,000 अच्छा 5,78,000। আর ম্যাম ব্যালেন্সটা হবে 2,62,000। 2,62,000 और ये 2,62,000 कहाँ पुट होगा? बैलेंस शीट में, नए वाले बैलेंस शीट में कैश एट बैंक बोल के 2,62,000। और ये कैश वाला जब क्लोज करोगे तो उसमें जो भी पैसा बचा है वो कैशियर लेके भाग गया है तो चोरी हो जाएगा, तो वो लॉस हो जाएगा। तो देखो कितना लॉस हो रहा है, निकालो। टोटल 1,48,000। इतना पैसा आया था जिसमें से सैलरी का पे हुआ, ऑफिस एक्सपेंसेस गया, ड्राइंग्स गया, डिपॉजिट भी किया बैंक में। फिर उसके बाद क्या पैसा बचना चाहिए, तो ये माइनस कर करके देखो पैसा बचना चाहिए। हाँ मैम 23,600। बट ये 23,600 हमारे पास नहीं है क्योंकि कैशियर लेके भाग गया है, चोरी कर लिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये हमारे लिए क्या है? लॉस मैम। लॉस है। ठीक है, तो ये हम लोग का लॉस है, तो ये लॉस कहाँ पर चला जाएगा? पीएल डेबिट है। पीएल में चला जाएगा। ठीक है, बाई लॉस ऑफ कैश बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, पीएल में चला जाएगा 23,600। लॉस ड्यू टू थेफ्ट भी लिख सकते हो, बाई लॉस ऑफ कैश 23,600। बस अब एक एक करके इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ से लिखोगे ये देखो, यहाँ पर दिख रहा है 2,80,000। टू ओपनिंग स्टॉक 2,80,000, तो कितना होगा? सेवन लैख 7,60,000 सिक्सटी और मैम ग्रॉस प्रॉफिट 1,16,000। 1,16,000 बाई ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। मैम 34,000 नेट प्रॉफिट। हम्म 34,000, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 34,000 और कैपिटल को यहाँ पुट कर देते हैं 4,04,000। तो 4,04,000 प्लस 34 - 6 कितना हो जाएगा? मैम 4,32,000। 4,32,000 प्लस क्रेडिटर का 1,46,000। मैम 5,78,000। 5,78,000 और ये 2,80,000, फोर হ্যাঁ ম্যাম लैख ভুলে গেছে, এটা 5,78,000। 5,78,000। देखने में क्वेश्चन काफी बड़ा था बट उतना कुछ टाइम टेकिंग वाला है नहीं। जिसमें से देखो ये फर्नीचर वाला नहीं भी बनाओगे चलेगा, क्रेडिटर बनाना जरूरी है, नहीं तो परचेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बाकी अकाउंट में अगर देखा जाए तो सारा ही बनाना इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट फर्नीचर। फर्नीचर बनाओ ना बनाओ उतना कुछ बड़ा बात नहीं है, लेकिन बाकी सब बनाना पड़ेगा क्योंकि बिना क्रेडिटर के परचेज नहीं निकाल सकते, बिना डेटर के जो है क्रेडिट सेल नहीं निकाल सकते, तो वो सब तो जरूरी था।
तो देखो समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है तो पूछो, कुछ लिखना बाकी रह गया तो वो बताओ, दिखा देंगे। कुछ भी डाउट है तो पूछो। समझ में आ गया? कुछ भी डाउट नहीं है? हाँ मैम। इस सबको समझ में आ गया? किसी का कोई डाउट नहीं है? अरे पूछो, कोई डाउट है तो। नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है। हो गया? समझ में आ गया? लिखना भी हुआ है? वो जो पर्सनल एक्सपेंस कहाँ गया? ये ड्राइंग्स, हाँ 6,000। ड्राइंग नहीं, पर्सनल एक्सपेंस। हाँ पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग्स ही होता है। बिजनेस से जब हम लोग पर्सनल एक्सपेंस पे करते हैं ना, तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं, तो उसको ड्राइंग्स बोल के लिखा है। जब कोई पर्सनल एक्सपेंस पे होता है ना बिजनेस से, तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं, एक्सपेंस नहीं बोल सकते। तो ये पर्सनल एक्सपेंस ही ड्राइंग्स है। हाँ वही तो हम पूछ रहे हैं, बोलो ना, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, हम बता देंगे। जो भी डाउट है, जिसका जो प्रॉब्लम है पूछो। ठीक है फिर, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला देखो, बोल रहा है Ram carried on business as retail merchant. He has not maintained regular account books. However, he always maintained 10,000 in cash and deposit the balance into the bank account. तो उनका कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कितना दिखेगा? मैम 10,000। 10,000। ये देखो इधर इधर दोनों जगह 10,000 दिख रहा है, ओपनिंग में भी 10,000, क्लोजिंग में भी 10,000, क्योंकि यही वो मेंटेन करते हैं। 10,000 हाथ में पैसा रखने के बाद बाकी पैसे को ले जाके बैंक में डाल देते हैं, ठीक है, ये चीज बोला है, बाकी पैसे को ले जाके वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही हैज सोल्ड गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल। और जो गुड्स बिकता है वो 25% ऑन सेल पे, 25% ऑन सेल मतलब सेल पे 25% प्रॉफिट हो, इस हिसाब से बेच देते हैं। अब इंफॉर्मेशन देखो, यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, ठीक है, तो जैसे कैश का बराबर है तो इसका अकाउंट मत ओपन करो तो भी चलेगा, ठीक है, बाकी आगे पढ़ लेंगे। कुछ अगर ऐसा इंफॉर्मेशन है जैसे उसमें था ना, चोरी हो गया पैसा, तो उसके लिए तो हमें फिर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा ना, तो वो देख लेंगे। वैसे तो देखो फिलहाल लग रहा है कि ओपन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग सेम है। क्रेडिटर का डिफरेंस है, तो फिर क्या करेंगे, अकाउंट इसका ओपन कर लेंगे। कैश एट बैंक ये भी अलग है, तो इसका भी अकाउंट ओपन कर लेंगे, डेटर का भी ओपन कर लेंगे। स्टॉक का वैसे तो हम बोलते हैं अकाउंट ओपन मत करो, अभी भी मत करो, किसी ना किसी और तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। और कैपिटल ये तो हम लोग निकालते हैं, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ये भले ही यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे दिया हमें कंफ्यूज करने के लिए, मतलब सोचोगे कि क्या इसका भी अकाउंट ओपन करे, जरूरी नहीं है ना, क्यों ओपन करे। हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर ओपनिंग कैपिटल रहेगा जो कि है 3 लाख, फिर उसमें ड्रॉइंग्स हुआ या एडिशनल कैपिटल हुआ, या फिर और क्या हो सकता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ये सारी चीज एडजस्ट होके खुद ब खुद क्या निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल। तो वो क्वेश्चन मार्क दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका हम लोग अकाउंट ओपन कर ले। फिर बोल रहा है पेमेंट टू क्रेडिटर। अच्छा ये सब एनालिसिस जो है बैंक पासबुक से मिला है, तो क्रेडिटर को कैसे पेमेंट किया है, मतलब उसका एंट्री फिर क्या होगा, क्रेडिटर टू बैंक। बैंक हो जाएगा। फिर पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंस, तो ये भी पासबुक से एक्सपेंस टू ही। बैंक। एक्सपेंस टू बैंक। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, ये भी पासबुक में ही दिख रहा है, तो फिर बैंकिंग बैंक टू ट्रांजैक्शन। डेटर्स। बैंक टू डेटर। लोन टेकन 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे, तो लोन लेने का एंट्री बैंक टू लोन। बैंक टू लोन हो जाएगा। और इंटरेस्ट कितना लगेगा, अक्टूबर को लोन लिया गया है, तो बोलो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इस साल के लिए, क्योंकि हम लोग तो एक एक साल का खर्चा दिखाते हैं ना, तो 1 अक्टूबर से लेके टाइम मैम पीरियड कितना। 5,000। 5,000। अच्छा देखते मैं हैं 6 30। मंथ्स अच्छा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, हाँ 6 मंथ्स हो रहा है, तो 1 लाख इंटू
10%, ये पूरे एक साल का हो जाएगा, मुझे 6 मंथ्स का चाहिए तो 6/12, तो 5% मतलब 5,000। ठीक है, इतना हम लोग का इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, कैश डिपॉजिट इन द बैंक, तो वो तो एंट्री पता है तुम लोग को, कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बैंक बैंक टू टू कैश। कैश। ठीक है, फिर बोल रहा है ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही पेड क्रेडिटर फॉर गुड्स 20,000 इन कैश एंड सैलरीज 40,000 इन कैश। अच्छा, इन्होंने दो कैश ट्रांजैक्शन किया जो हमें अलग से बता दिया है कि क्रेडिटर का पेमेंट किया है और सैलरी पे किया। ही हैज ड्रॉन 80,000 इन कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंस, तो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए इतना पैसा ड्रॉ किया है, जिसको हम लोग ड्रॉइंग्स बोलेंगे। ठीक है, और ये मेरा इसीलिए कैपिटल से लेस होता है, ये पीएल में नहीं जाएगा क्योंकि बिजनेस का खर्चा पीएल में जाता है। ठीक है, अगर कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस करते हैं तो अगर पैसा ड्रॉ करते हैं तो कैपिटल से लेस होता है। जैसे देखो, पर्सनल एक्सपेंस ऐसा भी हो सकता है कि मेरा मान लो ग्रोसरी का बिजनेस है और मैंने अपने शॉप से ही ग्रोसरी का कुछ सामान घर के कंजम्पशन के लिए ले लिया, तो फिर वो उसको भी ड्राइंग्स बोलते हैं, लेकिन उस केस में कैपिटल से लेस नहीं होता है। अगर गुड्स ड्रॉ करेंगे तो कहाँ से लेस करेंगे, तो स्टॉक कम हुआ ना, परचेज। परचेज से लेस होता है। ठीक है, स्टॉक कम हो तो वो परचेज से लेस होता है, वो भी ड्रॉइंग्स है। ठीक है, ये भी ड्रॉइंग्स है, लेकिन पैसा ड्रॉ करोगे तो प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कहाँ जुड़ता है, कैपिटल में, तो कैपिटल में जुड़ता है तो कैपिटल से लेस करते हैं। और अगर कोई स्टॉक वगैरह लेके जा रहे हैं तो फिर हम लोग का परचेज किया गया सामान कम हो जाता है, जो स्टॉक खरीदा था तो वो स्टॉक से लेस करते हैं। तो यहाँ पैसा ड्रॉ किया है तो कहाँ से ड्रॉ लेस करेंगे, कैपिटल से। ड्यूरिंग द ईयर राम हैड नॉट इंट्रोड्यूस्ड एनी एडिशनल कैपिटल, उन्होंने कोई एडिशनल कैपिटल दिया नहीं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। मतलब कैश टू कैपिटल या फिर बैंक टू कैपिटल ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर कैश अकाउंट में कुछ सरप्लस दिख रहा है, सरप्लस कैश इफ एनी टू बी टेकन एज कैश सेल, अगर कुछ सरप्लस कैश दिखेगा तो उसे कैश सेल मानना है। तो फिर बोलो, कैश अकाउंट मुझे ओपन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कैश इन हैंड वाला। হ্যাঁ ম্যাম, করতে হবে সারপ্লাসের। हाँ, तो ये चेक करेंगे ना कि सरप्लस कुछ है कि नहीं, अगर है तो उसे लिखना पड़ेगा कैश सेल। ऑल परचेज आर ऑन क्रेडिट बेसिस, बोल रहा है कि जो भी परचेज होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, अब हमें ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ठीक है, देखो बनाओ, पहले स्ट्रक्चर बना लो। अलग अलग भी चाहो तो बना सकते हो, ट्रेडिंग अलग पीएल अलग, ठीक है, वो भी बन जाएगा। इन द बुक्स ऑफ राम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2022। थोड़ा ज्यादा ही रख लेते जगह, वैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March लाइबिलिटी एसेट्स। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके क्या अकाउंट हम लोग ओपन करें क्या नहीं करें, देखते हैं। कैश, कैश का ओपन होना चाहिए, पहले तो लग रहा था नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन नीचे इंफॉर्मेशन पढ़ के लगा कि हाँ कैश ओपन होना चाहिए। तो पहले बना लेते हैं कैश इन हैंड। इसका टू बैलेंस बीडीबी 10,000 और बाई बैलेंस सीडीबी 10,000। ठीक है, अच्छा अब ये 10,000, एक 10,000 कहाँ पुट होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना जरूरी है जबकि राम का कैपिटल दिया हुआ है। नॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल ही निकालते हैं। जब मुझे ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, चाहो तो बना सकते हो, लेकिन क्या नेसेसरी है, बनाना ही पड़ेगा।
ना मैम। नहीं भी बनाएंगे चलेगा ना, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो मेरे पास अवेलेबल है, तो अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाते तो भी मेरा काम बन जाएगा। फिर भी अगर कोई चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। कि नहीं तो ऐसे सोचो कि उसमें बनाया इसमें क्यों नहीं बनाया, क्योंकि नॉर्मली कैपिटल के लिए हम लोग बनाते हैं, तो जब कैपिटल दिया हुआ है तो नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, और बाद में अगर जरूरत हुआ तो देखते हैं, वैसे तो नहीं चाहिए। तो फिर ये एक 10,000 तो मेरा बैलेंस शीट में एसेट में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैश इन हैंड 10,000, ठीक है। तो क्योंकि हम और एक बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो उसका पोस्टिंग एक ही जगह पे हुआ, ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग नोट नंबर 2, सेकेंड वर्किंग नोट कौन सा बना है? क्रेडिटर 40 और 90। क्रेडिटर बाई बैलेंस बीटी 40,000 और 2 बैलेंस सीडी 90,000, ठीक है। अब 40,000 तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएगा जो हम बना नहीं रहे हैं, ठीक है। और 90,000 मेरा किधर आ जाएगा? बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर 90,000, ठीक है। क्रेडिटर 90,000 ये क्यों बनाया? ताकि परचेस पता चले, क्रेडिट परचेस हो, ऐसे भी इनका सिर्फ क्रेडिट परचेस ही है, ऐसा बोला था। कैश एट बैंक, ये 50,000 क्रेडिट 80,000 डेबिट। अब इसको कैसे ट्रीट करना है? कैश एट बैंक। मैम डेबिट बैलेंस মানে পজিটিভ, তো ডেবিট সাইডে হবে আর ওটা ক্রেডিট। हाँ, तो ओपनिंग वाला देखो क्या है, ओपनिंग क्रेडिट है मतलब नेगेटिव है, बीओडी है, तो क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस बीडी বিটি 50,000, और जो क्लोजिंग वाला है वो पॉजिटिव है 80,000, तो वो किधर जाएगा? ম্যাম বাই সাইডেই হবে। हाँ, बाई में ही होगा, क्योंकि क्लोजिंग तो बाई साइड में ही आता है ना एसेट का, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 80,000। अब ये 50,000 कहाँ जाता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम लोग अभी नहीं बना रहे हैं, इसीलिए नहीं लिखेंगे। और ये 80,000 जो है ये लिख देंगे कहाँ पर? ব্যালেন্স শিটে আছে। बैलेंस शीट में, कैश एट बैंक। अच्छा, फिर बोल रहा है सन्ड्री डेटर 1 लाख और 3,50,000। वन लाख तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाना चाहिए, जो कि अभी तो हम लोग नहीं बना रहे, ये सोच के कि जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी आगे पड़ेगा तो लिख लेंगे, और क्या करें। और यहाँ पर बोल रहा है डेटर, डेटर 3,50,000, तो ये डेटर क्लोजिंग वाला और कहाँ जाएगा? यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में। डेटर 1 लाख, सॉरी 3,50,000, ठीक है। डेटर हो गया 3,50,000। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, स्टॉक इन ट्रेड, तो मैंने बोला ये बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है नॉर्मली। 2,80,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2,80,000। कहाँ लिखेंगे? 2,80,000 कौन सा वाला है? ওপেনিং স্টক। हाँ, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक 2,80,000, ये ओपनिंग वाला है 2,80,000। क्लोजिंग मुझे नहीं पता, बट हम मतलब अकाउंट नहीं ओपन करें क्योंकि जरूरत नहीं पड़ता है, ये किसी और तरीके से निकल जाएगा, मतलब बैलेंसिंग फिगर विगर करके निकल जाएगा, ठीक है। राम्स कैपिटल 3 लाख, ये कहाँ पुट होगा? यहाँ पर। ম্যাম লায়াবিলিটি থেকে। हाँ, राम्स कैपिटल, या सिर्फ कैपिटल लिखने से भी होगा 3 लाख। अच्छा, अब देखो बोल रहा है पेमेंट टू क्रेडिटर, बैंक पासबुक से है, ए से लेके ई सभी बैंक पासबुक से इंफॉर्मेशन मिला है, तो पेमेंट टू क्रेडिटर क्या हो जाएगा? ম্যাম টু ব্যাংক হয়ে যাবে। क्रेडिटर टू बैंक 7 लाख। और क्रेडिटर में बैंक में क्या लिखेंगे? বাই बाई ক্রেডিটর। क्रेडिटर 7 लाख, बाई क्रेडिटर 7 लाख। अच्छा, फिर इसके बाद पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस 1,20,000,
तो बिजनेस एक्सपेंसेस टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखेंगे, बाई बिजनेस एक्सपेंस 1,20,000, और ये 1,20,000 कहाँ दिखाना पड़ेगा और एक बार, पीएल डेबिट है। हाँ पीएल में दिखाएंगे, बिजनेस एक्सपेंसेस है 1,20,000। टू बिजनेस एक्सपेंसेस 1,20,000, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 7,50,000, तो क्या हो जाएगा, बाय बैंक डेटर है 7,50,000। बाई बैंक 7,50,000, और बैंक में लिखना पड़ेगा टू टू डेटर्स। डेटर्स 7,50,000। अच्छा, लोन, लोन लेने का एंट्री, बैंक टू लोन। लोन, तो बैंक टू लोन ये हो जाएगा हम लोग का 1,00,000। अब ये लोन को कहाँ लिखेंगे, क्योंकि दो बार पोस्ट होगा ना हर एक चीज, जैसे लायबिलिटी। हाँ लाइबिलिटी में लोन बोल के लिखना पड़ेगा, लोन 1,00,000, कितना था, 1 लाख मैम शुड 1,00,000, 1,00,000 ये हो गया लोन 1,00,000। फिर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक टू कैश। बैंक टू कैश, बैंक टू कैश 1,00,000, और कैश में हो जाएगा बाय यहाँ पर बैंक। बाई बैंक 1,00,000, हो गया ये वाला भी दो बार पोस्टिंग। मैम इंटरेस्टটা করলাম না তো লোনের। हाँ ये भी करना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट हम लोगों ने पे किया है ऐसा कुछ बोला नहीं है, लोन लिया था उस पे इतना इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पूरा ही बाकी है, क्योंकि नीचे भी जो भी कुछ बोला था ये पे हुआ है, वो उसमें इंटरेस्ट का बात नहीं बोला है, तो पूरा इंटरेस्ट ही हम लोग का क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग होगा तो दो जगह पे पोस्ट होगा, एक तो हम लोग का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल के लाइबिलिटी लायबिलिटी। पे, और खर्चा जो है भले ही हम लोगों ने पे ना किया हो लेकिन एक्रूअल बेसिस पे होता है ना हम लोग का अकाउंटिंग, तो क्या हो जाएगा पीएल यहाँ, डेबिट है। हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन 1,00,000 इंटू, यहीं पर दिखा दे रहे 10% इंटू 6/12, तुम लोग चाहो तो एक वर्किंग नोट कर लेना, 5,000, ये आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, फिर बोल रहा है कि कैश डिपॉजिट कर लिया, ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही पेड क्रेडिटर फॉर गुड्स 20,000 इन कैश, क्रेडिटर को 20,000 कैश में पे हुआ है, तो फिर क्या एंट्री होगा, क्रेडिटर टू क्रेडिटर्स टू कैश। कैश, तो क्रेडिटर में लिखना पड़ेगा, बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर में टू कैश और कैश में बाई क्रेडिटर, दो बार पोस्ट हो गया, कितना 20,000, क्रेडिटर का पेमेंट लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। सैलरी 40,000 कैश में पे हुआ है, तो सैलरी पे हुआ है तो सैलरी टू क्या हो जाएगा, कैश, तो बाई सैलरी, बाई सैलरी कितना हो जाएगा 40,000, और ये कहाँ पुट होगा और एक बार, मैम पीएल डेबिट। हाँ पीएल में चला जाएगा, टू सैलरी 40,000, टू सैलरी 40,000, ही हैज विथड्रॉन 80,000 इन कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो पहला बात है कि कैश ड्रॉ किया है तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, मैम ड्रॉइंग ड्राइंग्स टू टू कैश। कैश, तो बाई ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स टू कैश बाई ड्रॉइंग्स हो जाएगा हम लोग का 80,000, और यही वाला ड्रॉइंग्स और कहाँ पर एडजस्ट होगा, मतलब कहाँ और एक बार पोस्ट होगा, ये कैपिटल से कैपिटल थी। लेस हो जाएगा, ड्रॉइंग्स 80,000। अच्छा,
बस और कुछ नहीं है। और बोला है कि अकाउंट जब कैश का बंद होगा तो सरप्लस कुछ होगा तो वो कैश सेल हो जाएगा। ठीक है, ऑल परचेज आर ऑन क्रेडिट, तो परचेज पूरा ही क्रेडिट है। ठीक है, एक एक करके हम लोग अकाउंट बंद करते हैं। तो सबसे पहले कैश का ही आया है, तो कैश का सरप्लस का बात इसीलिए कर रहा है क्योंकि देखो ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो सारा एडजस्ट होके कुछ नहीं आना चाहिए था। फिर भी अगर सरप्लस कैश हो रहा है तो बोला है कि वो हम लोग का कैश सेल है। तो इधर बोलो कितना आ रहा है, तो ज्यादा आएगा 10,000 से कैश ম্যাম से। এদিকে 2,50,000 আসছে। अच्छा আমি লিখে নিলাম, দেখিনি আমি হ্যাঁ ম্যাম কেউ। 2,50,000 এসছে এটা। अच्छा, और इधर এদিকে ম্যাম 2,40,000, অনেক বেশি ক্লোজিং। আসছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটাই হবে 2,50,000। तो ये जो सरप्लस आ गया, वैसे देखो सरप्लस नहीं आना चाहिए ना, जब मुझे ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है और मैं मेरा सारा ट्रांजैक्शन दे दिया है तो मैच हो जाना चाहिए। मेरे पास 10,000 था, मैंने और इस तरीके से खर्चा किया तो मेरे पास क्लोजिंग में इतना रहना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। देखो अगर मेरे पास 10,000 है तो हम इतना सारा काम कैसे कर सकते हैं कि बैंक में ले जाके 1 लाख जमा कर दिया। सोच के देखो, बैंक में 1 लाख जमा किया, क्रेडिटर को मैंने 20,000 पे किया, सैलरी पे किया, ड्रॉइंग्स पे किया। जब मेरे पास 10,000 है तो हम इतना सारा चीज पे कैसे कर सकते हैं? तो इसका मतलब मेरे पास और भी पैसा होगा तब ना हम पे करेंगे, उसके बाद भी मेरे पास 10,000 रहेगा। तो इसका मतलब सरप्लस तो आना ही चाहिए। और ये कहाँ से आया, बोला है कि कैश सेल, तो इसको क्या लिखेंगे? ম্যাম সেলস টু। तो फिर बैलेंसिंग फिगर करके सेल्स। अब ये सेल्स कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग में হ্যাঁ बाई ট্রেডিং সেলস। सेल्स। बाई सेल्स कैश बोल के लिखो, क्रेडिट भी तो आ सकता है ना, डेटर है कैश 2,40,000। अच्छा, अब ये क्रेडिटर बंद करते हैं, देख ম্যাম এটা 8,10,000 টোটাল। टोटल। और बैलेंस, ম্যাম 7,70,000 तो ये क्या आ जाएगा? 7,70,000 क्या होगा? ক্রেডিট পারচেস। हाँ तो फिर लिखेंगे बाई परचेस। ठीक है, 7,70,000 और सिर्फ क्रेडिट परचेज ही है इनका, ऐसा क्वेश्चन में हमें बोल दिया है। तो इसका मतलब परचेज में सिर्फ ये लिखने से ही होगा। कैश क्रेडिट मतलब कैश के लिए जगह रखने का जरूरत नहीं क्योंकि कैश परचेज है ही नहीं। टू परचेज जो है यही है। अब चाहो तो क्रेडिट लिख दो, कैश कुछ होगा नहीं। तो 7,70,000। ठीक है, 7,70,000 ये भी क्लोज हो गया। अब कैश एट बैंक को क्लोज करते हैं। ম্যাম টোটাল 9,50,000 बोथ साइड। अच्छा, तो इसका मतलब इसका बल्कि हमें अकाउंट नहीं भी बनाते तो भी चलता क्योंकि इसमें कुछ भी बैलेंस आया नहीं। अब डेटर क्रेडिट से ला जाएगा। যেটা ম্যাম 11,00,000 11 টোটাল। लाख हो रहा है, ये আর 10 लाख हो 10,00,000 जाए, 10 लाख हो जाए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिट सेल। हाँ तो ये टू सेल्स क्रेडिट बैलेंसिंग फिगर, ये हो गया क्रेडिट सेल डेटर का 10 लाख, क्रेडिट 10 लाख। 12,40,000। देखो अकाउंट सॉरी वर्किंग नोट तो सारा का सारा क्लोज हो गया। अब हमें एक एक करके ये ट्रेडिंग पीएल इसी को क्लोज करना चाहिए। बट ट्रेडिंग में प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक भी अवेलेबल नहीं है जो कि क्वेश्चन मार्क था, और मेरे पास जीपी भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ जीपी अवेलेबल है, कैसे? एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। 5% কিছু বলেছিল। हाँ यहाँ पर बोला था कि ये लोग जो भी बेचते हैं 25% प्रॉफिट कमाते हैं सेल वैल्यू पे। तो यहाँ पर जीपी निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने जो बेचा है वो तो 12,40,000 का स्टॉक है। तो उस पे अगर हम लोग 25% प्रॉफिट कमाएंगे तो कितना हो जाएगा? ম্যাম 3,10,000। तो 3,10,000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर करके आ जाएगा। मैंने बोला ना स्टॉक का अकाउंट ओपन करने का जरूरत नहीं होता है, या तो उसमें कुछ करना ही नहीं होता या फिर किसी ना किसी तरीके से निकल जाएगा। तो कितना होगा? 7, 3, 10, तो 12, 12 और ये 1,20,000। ম্যাম এটা টোটাল হচ্ছে 13,60,000। 13,60,000।
13,60,000 माइनस 12,40। 1,20,000। 1,20,000। अच्छा, अब ये जीपी ब्रॉट डाउन करना है। 3,10,000। नेट प्रॉफिट निकालेंगे। 1,45,000। 1,45,000। 3,10,000। 3,00,000। अब ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड ऑन होगा। 1,45,000। এটা ম্যাম 3,65,000 ক্যাপিটাল। 3,65,000। 3,65,000। और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अभी निकाला ना बैलेंस करके, वो यहाँ भी आएगा। कितना आया था? 1,20,000। 1,20,000। अब टोटल करते हैं। 5,60,000। इधर। हाँ मैम, बोथ साइड। अच्छा, बोथ साइड 5,60,000। ये भी ठीक ठाक था क्वेश्चन, वैसा कुछ था नहीं, बल्कि इसके पहले हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया वो इससे मुश्किल ज्यादा था। देखो ये वाला सबको समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछो। हाँ मैम, বুঝেছি। किसी को कुछ लिखना है, बाकी है, कोई डाउट है, पूछो। ठीक है। और ये वाला, ये होने से कंप्लीट हो जाएगा, एमसीक्यू वगैरह कर लेंगे। देखो फिर बोल रहा है कि लक्की डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउएवर ही मेंटेन ए रिकॉर्ड of his bank transaction and also is able to give the following information from which you are required to prepare his final accounts। डेटर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो डेटर का अकाउंट तो बनना ही चाहिए। ठीक है, ये खाली मतलब कुछ ना कुछ बैलेंस तो आएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो जीरो रहेगा, तो लेकिन अकाउंट बना के देख लेंगे। क्रेडिटर का भी देखो, यहाँ पर ओपनिंग में डैश लिखा हुआ है। स्टॉक जो है इसका अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बैंक बैलेंस भी ओपनिंग नहीं पता। फिक्स्ड एसेट का बना लेना चाहिए, बैंक का भी बना लेंगे, फिक्स्ड एसेट का भी बना लेना चाहिए, क्योंकि जो है वैल्यू में चेंजेस है, तो कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन जरूर हुआ होगा। फिर बैंक ट्रांजैक्शन से दिख रहा है डेटर से पैसा मिला, कैपिटल इंट्रोडक्शन हुआ है, फिक्स्ड एसेट बेचा गया है, क्रेडिटर को पे हुआ, एक्सपेंस पे हुआ, पर्सनल ड्रॉइंग्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। नो कैश ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, पूरे साल में कोई कैश ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वॉज 2,60,000। बस इतना सा ही दिया है हम लोग को। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना के देना, बस क्वेश्चन इतना ही। फाइनल अकाउंट्स है तो फिर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये हो जाएगा 31 दिसंबर। ठीक है, अब तक हम लोग मार्च लिख रहे थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन दिसंबर वाला है।
देखो सबसे पहले दिया है डेटर, तो डेटर का अकाउंट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, टू बैलेंस बीडी नहीं पता, ठीक है कितना है, या तो निकलेगा या तो होगा नहीं। ओ सॉरी, ये पता है 1,02,500, 1,02,500। बाई बैलेंस बल्कि नहीं पता, ठीक है। कुछ आया तो लिखेंगे, नहीं आया तो वैसा रख देंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, खाली रखा है, तो हो सकता है कि हमें ये फाइंड आउट, मतलब फाइंड आउट तो करके देखेंगे ही, आया तो ठीक है, नहीं तो जीरो रहेगा। अब इसमें हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, क्योंकि कैपिटल नहीं दिया है लकी का, ठीक है। तो फिर ये जो है एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं, जिसमें हम लोग का क्या पुट होगा सबसे पहले, डेटर। डेटर मिला है ना बैलेंस हमें, लाइबिलिटी और एसेट, तो डेटर कहाँ पुट होगा, एसेट साइड में, 1,02,500। क्लोजिंग डेटर का अभी हमें पता नहीं है कितना होगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, देखते हैं क्या आएगा। वर्किंग नोट नंबर 3, फिर क्रेडिटर, क्लोजिंग दिया हुआ है, ओपनिंग नहीं है। बाई बैलेंस बीडी नहीं पता, टू बैलेंस सीडी ये दिया हुआ है 46,000। और यही वाला क्रेडिटर हम लोग कहाँ लिखेंगे, ये क्रेडिटर कहाँ जाएगा बोलो, हर एक चीज तो 2 बार पोस्ट होगा ना, बैलेंस शीट में जाएगा क्रेडिटर बोल के। स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिखेंगे, ट्रेडिंग में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते स्टॉक 50,000। स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला 62,500 क्लोजिंग स्टॉक, 62,500, और ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा 62,500। तो ये स्टॉक भी पुट हो गया। फिर बैंक बैलेंस, ओपनिंग नहीं पता, क्लोजिंग 50,000, ओपनिंग नहीं पता, क्लोजिंग 50,000, तो ये बैंक बोल के क्लोजिंग वाले में 50,000 आ जाएगा। बैंक बैलेंस 50,000। फिर फिक्स्ड एसेट 7,500 और इधर 9,000। फिक्स्ड एसेट 7,500 और 9,000। 7,500 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएगा, 9,000 बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, अब बैंक ट्रांजैक्शन बोलो, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, इसका क्या एंट्री होगा। मैम बैंक टू डेटर्स।
बैंक टू डेटर, ठीक है, तो बैंक अकाउंट और डेटर अकाउंट में लिखेंगे 3,40,000। बैंक टू डेटर, तो बाई बैंक 3,40,000, और बैंक में हो जाएगा टू डेटर 3,40,000। हो गया, 2 बार पोस्ट हो गया। एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, क्या एंट्री होगा? कैश टू बैंक। नहीं, ये बैंक ट्रांजैक्शन है। ओ एडिशनल बैंक टू कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल होगा ना, कैश टू कैपिटल नहीं होगा, बैंक टू कैपिटल होगा। तो बैंक में टू कैपिटल एडिशनल 5,000, और इसका इम्पैक्ट और एक बार कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट ऐड হবে। बैलेंस शीट में एडिशनल कैपिटल बोल के आएगा, ये जो कैपिटल ओपनिंग वाला निकलेगा उसमें ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल बोल के। $5,000। अच्छा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जिसका बुक वैल्यू है 2,500, ठीक है, ये पूछते हैं। फिक्स्ड एसेट पीछे लिखो। अच्छा, मुझे बोलो कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट बेचने से क्या एंट्री होगा? बैंक टू फिक्स्ड एसेट्स। और प्रॉफिट या लॉस को भी बुक करना पड़ेगा। बैंक टू फिक्स्ड एसेट लॉस सही है। হলে ম্যাম ডেবিটে হয়ে যাবে। बैंक पीएल डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, तो 2,500 का एसेट 1,750 में बिका, तो लॉस या प्रॉफिट? क्योंकि बुक वैल्यू 2,500 में। लॉस लॉस, ठीक है, कितना लॉस हो रहा है? 750। ठीक है, तो फिर कैसे होगा एंट्री? एंट्री हो जाएगा इस तरीके से ना, ये देखो, बैंक पीएल टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है, तो पैसा कितना मिला? 50। 1,750। अच्छा, लॉस कितना हो रहा है माइनस करके? 750। 750, ठीक है, तो टोटल एसेट कितने का था? 2,500 का, तभी। 1500। हाँ, तो अब ये पोस्ट करो, तो कहाँ होगा? फिक्स्ड एसेट में, बाई बैंक बाई पीएल, बाई बैंक बाई पीएल, बाई बैंक बोल के सेल 1,750, बाई पीएल लॉस ऑन सेल 750। कैसे हुआ? देखो, 2,500 का एसेट था जिसको 1,750 में बेचा हम लोगों ने, ठीक है। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग कहाँ होगा? बैंक में हो जाएगा टू फिक्स्ड एसेट बोल के, टू फिक्स्ड एसेट बोल के 1,750, और वो लॉस कहाँ दिखेगा? पीएलए पीएल में डेबिटे। दिखेगा। हाँ, टू लॉस ऑन सेल ऑफ, फिक्स्ड एसेट्स। हाँ, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 750। अच्छा, फिर बोल रहा है पेड टू क्रेडिटर, बोलो क्या होगा? हम क्रेडिटर टू बैंक। क्रेडिटर टू बैंक, ठीक है, तो फिर क्रेडिटर में लिखेंगे टू बैंक, और बैंक में लिखेंगे बाय क्रेडिटर। बाय क्रेडिटर। तो क्रेडिटर टू बैंक 2,80,000। इसके बाद एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस टू बैंक। बैंक बाय एक्सपेंस, एक्सपेंसेस टू बैंक 49,250, और एक बार ये कहाँ पुट होगा? हम पीएलए डेबिटे। पीएल में जाएगा 49,250 टू एक्सपेंस 49,250। अच्छा, पर्सनल ड्राइंग्स, तो क्या एंट्री होगा? हम ड्राइंग्स टू बैंक। ड्राइंग्स टू बैंक, तो बैंक में हो जाएगा बाई ड्राइंग्स ड्राइंग्स, और एक बार कहाँ पुट होगा? कैपिटल থেকে लेस। कैपिटल से लेस हो जाएगा 25,000।
अच्छा, फिर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स टू बैंक। फिक्स्ड एसेट टू बैंक, तो बैंक में हो जाएगा बाई फिक्स्ड एसेट 5,000, और फिक्स्ड एसेट में हो जाएगा टू बैंक 5,000, टू बैंक 5,000। और एंड में बोला है कि कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है पूरे साल भर में, और जो गुड्स है वो 25% प्रॉफिट के साथ बिकता है, कॉस्ट के ऊपर 25%, सेल के ऊपर नहीं। अब कॉस्ट बता दिया है 2,60,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर 2,60,000 रुपए का जो गुड्स था वो 25% प्रॉफिट लगा के बेचा गया है, तो सेल वैल्यू कितना होगा? सेल वैल्यू कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितना 2,60,000, प्रॉफिट कितना होगा 2,60,000 पे 25%, क्योंकि कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट बोला। तो सेल निकालो कितना हो जाएगा यहाँ पर। कहाँ दिखाएंगे सेल? यहाँ, डेट। हाँ। यहाँ दिखा देते हैं। डेटर में नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि ये सब बोला है डेटर में। अब देखेंगे अगर क्रेडिट सेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तो हमें नहीं पता। अभी हम इसे पूरा टोटल सेल बोल के लिख सकते हैं, या फिर एक वर्किंग नोट बना सकते हैं। चलो वर्किंग नोट में ही दिखा देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। तो सेल्स का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो लागत है प्लस प्रॉफिट। तो सेल्स निकालना पड़ेगा। कॉस्ट तो पता है 2,60,000। अब इस पे कितना प्रॉफिट अर्न होता है? बोला गया है कि 25% कॉस्ट प्राइस पे। तो निकाल लो कितना हो जाएगा, या फिर टोटल 125% कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। मैम 3,25,000। 3,25,000, ठीक है। 3,25,000 ये हो गया सेल वैल्यू। तो ये बाई सेल्स बोल के यहाँ पर लिख देंगे 3,25,000। अब एक एक करके वर्किंग नोट क्लोज करते हैं, तब जाके बाकी सारी चीज क्लोज होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये सेल फिर कैसा सेल है? जब डेटर का दो बैलेंस मेरा खाली दिख रहा है, एक तो क्लोजिंग का मुझे पता नहीं क्या आएगा, नहीं आएगा, आएगा भी नहीं आएगा, लेकिन डेटर का तो मेन एंट्री ही गायब है, डेटर टू सेल्स। सेल्स। तो फिर ये जो सेल्स निकला, ये इसका मतलब इम्प्लाइड हो गया कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट सेल। क्रेडिट। अब हम लोग इसे क्रेडिट ही मानेंगे ना, और करें क्या? क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग क्रेडिट कैश कुछ ढूंढे। और वैसे भी बोल दिया है, ढूंढना भी नहीं चाहिए। क्या बोला था? नो कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश सेल नहीं हुआ है, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, तो कैश सेल नहीं हुआ है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट सेल। 3,25,000, ठीक है। ये मुझे मिला वर्किंग नोट नंबर 6 यहाँ से, ठीक है। अब इसको टोटल करने से अगर कुछ डेटर का क्लोजिंग होगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो बोलो कितना आ रहा है? मैम 4,27,500। 4,27,500। আর ব্যালেন্স হচ্ছে 87,500। बैलेंस आ जाएगा 87,500 डेटर का। হ্যাঁ ম্যাম। अब ये 87,500 कहाँ लिखोगे? অ্যাসেট সাইডে ব্যালেন্স শিট। डेटर। अच्छा, अब इधर भी लिखते हैं। यहाँ क्या लिखे? स्टॉक डेटर। अच्छा, डेटर तो लिख दिया। ये इधर तो फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है। क्रेडिटर आएगा, चलो क्रेडिटर को क्लोज करो। अच्छा, क्रेडिटर को क्लोज करेंगे, बट क्रेडिटर का परचेज भी मिसिंग है। देखो, बाई परचेज ये तो होगा ही, इसके बिना तो क्रेडिटर का ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकता है। और एक हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी, वो भी आना चाहिए। तो क्रेडिट परचेज कैसे निकालोगे? तो क्रेडिट परचेज हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे बोलो? क्योंकि मुझे पता है कि ये 3,25,000 में जो मैंने प्रोडक्ट बेचा, उस पे प्रॉफिट ম্যাম कितना कमाए। কস্ট অফ গুডস সোল্ড ওই ফর্মুলাটা দিয়ে মানে हाँ, मतलब 3,25,000 में बेचा कितने का सामान? 2,60,000। হ্যাঁ तो फिर प्रॉफिट कितना कमाया? 65। हाँ, तो प्रॉफिट निकाल लेता। ये देखो ना, यहाँ प्रॉफिट तुम लोग का वैसे भी निकला होगा। यहाँ जब कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर पे, यही तो मेरा प्रॉफिट है। হ্যাঁ ম্যাম। यही तो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 65। 5,000। ठीक है। तो यही वाला प्रॉफिट तो हम लोग वहां पर पुट कर देंगे। यही तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। হ্যাঁ ম্যাম। 3,25,000, ये 3,25,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। वर्किंग नोट दे दो।
6, वर्किंग नोट 6, ठीक है, 65,000। तो यहाँ से परचेज बैलेंस करके आ जाएगा, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो परचेज बैलेंस करके यहाँ से आएगा, तो बोलो कितना आ जाएगा। ম্যাম টোটাল হচ্ছে 3,87,500 हम्म আর পারচেস ম্যাম 2,72,500। 2,72,500 ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला परचेज यहाँ पर लिखेंगे 2,72,500, ये यहाँ पर आएगा। यहाँ से मुझे क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस मिलेगा, जो कि जरूरी भी है, बिना इसके हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बना सकते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल भी नहीं मिलेगा। तो बोलो कितना आ रहा है क्रेडिटर का टोटल। ম্যাম 3,26,000। हम्म আর ম্যাম ওপেনিং হচ্ছে 53,500। 53,500। अब ये क्रेडिटर कहाँ लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, ठीक है। क्रेडिटर हो गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 53,500। अब बैंक को क्लोज करो, इधर देखो कितना आ रहा है, तो ओपनिंग बैंक बैलेंस पता चल जाएगा। ম্যাম টোটাল 4,09,250। इधर ज्यादा आ रहा है, 4,09,250। আর ওপেনিং ম্যাম 60,500। बैलेंसिंग करके आ जाएगा 60,500। और ये वाला हम लोग कहाँ लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 60,500। अच्छा, अब ये एक ही बाकी है इधर, और उधर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बाकी, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। फिक्स्ड एसेट पहले 7,500 था और 5,000 का खरीद लिया, 12,500 का टोटल एसेट है, जिसमें से 2,500 का बेच दिया, फिर भी 9,000 बचा हुआ है, जबकि बचना चाहिए 10,000। तो बाकी क्या हुआ होगा, मतलब डेप्रिसिएशन। डिप्रिशिएशन, ठीक है। बाकी डिप्रिशिएशन, क्योंकि और तो कुछ बिका है हमें नहीं बोला है ना, तो डिप्रिशिएशन कितना आ रहा है, 1,000। হ্যাঁ ম্যাম। डिप्रिशिएशन आ रहा है 1,000, 12,500। अब ये डिप्रिशिएशन किधर जाएगा, পিএল এর ডেবিটে। पीएल के डेबिट में चला जाएगा, टू डिप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। टू डिप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 1,000। अच्छा, ये वाला भी कर लेते एक ही बार में क्लोज, तो ओपनिंग कैपिटल भी पता चल जाएगा। ম্যাম 2,22,500 টোটাল। 2,22,500, 2,22,500। আর ক্যাপিটাল ম্যাম 1,69,000। 1,69,000, 169। अच्छा, ट्रेडिंग तो बंद हो गया था, अब हम लोग ये पीएल कर लेते हैं बाई जीपी 65,000। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ম্যাম 14,000। 65, 65, 14 को इधर ऐड कर, तो टोटल कितना हो जाएगा, ম্যাম 1,63,000। 163,46, 2,09,000। 2,09,000। इधर হ্যাঁ ম্যাম তো বোথ সাইড 2,09,000। 2,09,000, ठीक है। ये वाला भी हो गया। देखो इसमें कुछ पूछना है, कुछ लिख नहीं पाए हो, कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि टॉपिक तो हम लोग जो इन ट्रू फॉल्स है वो करेंगे।
अच्छा, किसी को कुछ भी नहीं पूछना है, ठीक है, तो फिर हम लोग एमसीक्यू वाले पॉइंट में आते हैं। पहले ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, वही होगा पहले, उसके बाद ही एमसीक्यू होगा। हाँ, बोल रहा है कि ए ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी ड्रॉन अप फ्रॉम बुक्स केप्ट अंडर सिंगल एंट्री। बोल रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम में जो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो अपना ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाएंगे, या ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता है सिंगल एंट्री वाले सिस्टम को फॉलो करने से। ফলস তো, ওটা বানানো থাকে তো। কোথায়? আমরা একটাও ট্রায়াল ব্যালেন্স পেয়েছি এতগুলো কোয়েশ্চেন করলাম? ट्रायल बैलेंस कहाँ मिला हमें? হ্যাঁ ম্যাম, ট্রায়াল ব্যালেন্স তো পাইনি, কিন্তু এক্সপেন্স তারপর। हाँ, तो वो वाला क्या था, हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि ट्रायल बैलेंस कब बना सकते हो, अगर आपके पास जर्नल है, जर्नल से क्या बना रहे हो, लेजर, तभी तो ट्रायल बैलेंस बनेगा। देखो হ্যাঁ पहले ম্যাम। दिन मैंने क्या समझाया था, देखो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये कैसे बनाए, क्योंकि ये जब प्रॉपर अकाउंट ही मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर ये, लेकिन तो बाकी जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो क्या चीज का मिलता है, एसेट्स, লাইবিলিটি, लाइबिलिटी, তারপর হ্যাঁ इनकम, হ্যাঁ। एक्सपेंस, ये सब का। तो इनकम एक्सपेंस वगैरह कैश बुक से मिल जाता है और एसेट लाइबिलिटी का मिलता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस कहाँ है? ट्रायल बैलेंस तो ये लोग बना ही नहीं पाएंगे, जब डबल एंट्री मेंटेन नहीं होगा तो ट्रायल बैलेंस तो होने का सवाल नहीं होता है ना। तो फिर ये वाला क्या होगा? ম্যাম ট্রু। ट्रू होगा। फिर बोल रहे हैं नॉमिनल अकाउंट आर केप्ट अंडर सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री में हम लोग सिर्फ नॉमिनल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ম্যাম ফলস। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ नॉमिनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, हम लोग क्या अकाउंट मेंटेन करते हैं, डेटर क्रेडिटर भी तो मेंटेन करते हैं, तो হুম। पर्सनल अकाउंट भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। হ্যাঁ कोई ম্যাম। लेजर मेंटेन नहीं करते, बट मेरे पास ये पता जरूर रहता है मेरा क्रेडिटर का वैल्यू, ठीक है, मेरा डेटर का वैल्यू, ये हमें जरूर पता होता है। तो देखो ना, मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत जो लिखवाया था वहां पर मैंने बोला भी था, ये देखो, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर जनरली नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली, ठीक है, अकाउंट रहता है प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता है, तो फिर आर केप्ट अंडर सिंगल एंट्री, ये ऐसा बात नहीं है, कोई अकाउंट ये लोग मेंटेन उस तरीके से करते ही नहीं है, ठीक है। হ্যাঁ ম্যাম। फिर बोल रहा है सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय स्मॉल फर्म। बोलो। ট্রু ম্যাম। हाँ, क्योंकि उनको उतना कॉस्ट बेयर वो नहीं कर पाएंगे कि एक अकाउंटेंट रखे डबल एंट्री में काम करवाए, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर रखे अकाउंट्स के लिए, तो छोटा छोटा बिजनेस जो है वो इस तरीके का सिंगल एंट्री फॉलो करता है। प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इज ऑलवेज करेक्ट एंड एक्यूरेट। तो मैंने बोला था सारा चीज एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, जैसे तुम लोगों ने कितना सारा क्वेश्चन किया तो देखा नहीं कि बोला कि मैंने फिजिकली स्टॉक काउंट किया तो इतना आया, इस तरीके से बहुत सारा चीज बोला जाता है ना। तो एक्यूरेट कहाँ होता है, कोई भी चीज एक्यूरेट होने के लिए एक्यूरेट डेटा मेंटेन होना चाहिए। कहाँ से रिलायबल होगा, सारा चीज तो मेंटेन करता ही नहीं है, बस जो उसको जरूरत का लगता है वो मेंटेन कर लेता है। तो फिर হ্যাঁ एक्यूरेट হ্যাঁ कहाँ হ্যাঁ से ম্যাম। होगा, नॉट रिलायबल, ফলস। नॉट एक्यूरेट, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉड, नॉट एक्सेप्टेड बाय बैंक एंड कंपनीज। तो फिर ये वाला क्या आंसर होगा? ফলস। एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है, तभी तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते, नहीं तो उसको भी तो बैलेंस शीट ही लिख देते। হুম। फिर कैपिटल तो बैलेंस करके आ रहा है ना, क्योंकि जो बिजनेस कर रहा है वो तो बोल ही नहीं सकता उसका कैपिटल कितना है, तो फिर उसने मेंटेन किया नहीं तो कैसे बोलेगा, तो बैक कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं कि भाई इतना ऐसे इतना लाइबिलिटी है तो बाकी फिगर कैपिटल शो करे। फिर बोल रहा है प्रॉफिट कंप्यूटेड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम बाय डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज आर नॉट कंपेरेबल। बोल रहा है कि प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है अगर सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर कैलकुलेट हो रहा है, अलग अलग बिजनेस अगर कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि उनका प्रॉफिट क्या कंपेरेबल नहीं है, बोल रहा है। ম্যাম ট্রু এটা। ये बात ट्रू है, क्यों ट्रू है पता है, क्योंकि सिंगल एंट्री का कोई बेसिक रूल्स या प्रिंसिपल है कि भाई यही चीज सब कोई फॉलो कर रहा है, जैसे
अकाउंट्स का एक रूल्स है कि हाँ ये चीज सब कोई फॉलो कर रहा है कि समथिंग डेबिट और समथिंग क्रेडिट, नॉमिनल का ये वो रूल्स सब कोई फॉलो कर रहा है, लेकिन सिंगल एंट्री तो कोई रूल्स के अंदर आता नहीं है, ठीक है। तो जिसको जो ठीक लगे वो मेंटेन करता है, कोई एसेट लाइबिलिटी सिर्फ मेंटेन करता है, कोई एसेट लाइबिलिटी के साथ इनकम एक्सपेंसेस का भी डेटा रखता है। तो फिर प्रॉफिट कैसे कंपेरेबल होगा, क्योंकि किसी के पास ज्यादा डेटा है, किसी के पास कम डेटा है। तो अब इस तरीके का बिजनेस जो सिंगल एंट्री पे चलता है, वहां पर अगर हम लोग किसी एक के प्रॉफिट के साथ दूसरे का प्रॉफिट कंपेयर करने चाहे तो वो कंपेरेबल नहीं होगा, क्योंकि इस दोनों का मेंटेन करने का तरीका एक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल या रूल्स के अंडर नहीं होता है रिकॉर्डिंग, जितना भी जो रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए प्रॉफिट कंपेरेबल नहीं है। ये बात ट्रू होगा। बोलो ट्रू फॉल्स, क्लियर है? हाँ मैम। किसी को कोई डाउट है तो पूछो ट्रू फॉल्स में, बाकी लोग तो कोई आंसर दे नहीं रहे हैं। इन केस ऑफ नॉन नेट वर्थ मेथड, नेट वर्थ मेथड प्रॉफिट इज डिटरमाइंड। नेट वर्थ मेथड का मतलब कौन सा बोलो तो? नेट वर्थ मतलब क्या होता है? नेट वर्थ का मतलब? শুধু ওই অ্যাসেট আর ওই ইয়েটা লায়াবিলিটি। हाँ, नेट वर्थ का मतलब ऐसे क्या होता है वो बोलो। মানে ওটা হচ্ছে অ্যাসেট মাইনাস লায়াবিলিটি করে যেটা कैपिटल। হবে एसिड ক্যাপিটাল। एसेट माइनस लाइबिलिटी तो कैपिटल होता है, तो नेट वर्थ का मतलब कैपिटल होता है। तो नेट वर्थ मेथड यानी कि दो कैपिटल का डिफरेंस, सॉरी कैपिटल निकालना, ठीक है, एसेट से लाइबिलिटी माइनस करके। तो वो मेथड कौन सा है? प्रॉफिट को कैसे डिटरमाइन करते हैं? बोल रहे हैं कि प्रिपेयरिंग ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो उसमें क्या हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं? नेट वर्थ मेथड में हम लोग टोटल एसेट से नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी को माइनस লায়াবিলিটি करते লেস, हैं। হ্যাঁ। हाँ, तो क्या उसमें हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं? ये करने से हमें हाँ मिलता है मैम। कैपिटल? नहीं, नहीं बनाते, ठीक है। फिर बोल रहा है कंपेयरिंग द कैपिटल इन द बिगिनिंग विथ कैपिटल एट द एंड। এটা হবে ম্যাম, থার্ডটা হবে। कंपेयरिंग द नेट एसेट इन द बिगिनिंग विद द नेट, सिर्फ एसेट का कंपेयर करने से না कैसे এটা होगा? শুধু कैपिटल অ্যাসেট का ही तो। আছে। सेकेंड হুম। स्टेप क्या था नेट वर्थ मेथड में? कैपिटल का ही तो बैलेंस, ये दोनों को कंपेयर करते थे, दो कैपिटल का डिफरेंस ही तो निकालते थे। लो इतने में भूल गए तुम लोग। यहाँ पर ये 2,41,200 और 4,47,100, ये कैसे हुआ? इसमें कुछ जुड़ा होगा तभी ना हुआ। दोनों कैपिटल का तो हम लोग कंपेयर करते हैं, और उसके लिए हम लोग एक अकाउंट बना लेते हैं। मैंने बोला था अकाउंट से भी कर सकते हो, स्टेटमेंट से भी कर सकते हो। तो जिसमें मैंने अकाउंट दिखाया था, तो अकाउंट में तो कंपेयर ही हो रहा है 2,41,000 से, 41,200 से ये वाला, और बीच में कुछ इंट्रोडक्शन है, ड्रॉइंग्स है, तो उसका इम्पैक्ट आ गया ना। হ্যাঁ ম্যাম। तो फिर क्या आंसर होना चाहिए? বি। हम्म, ये वाला हो जाएगा बी। ट्रू लिखने जा रहे थे गलती से, ये वाला होगा। तो ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग क्या सिर्फ ओपनिंग एसेट और क्लोजिंग एसेट का कंपेयर करेंगे तो हमें थोड़े ना प्रॉफिट मिलेगा। मुझे হ্যাঁ तो ম্যাম। प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कहाँ जुड़ता है? कैपिटल में। तो कैपिटल হুম। का ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस निकालेंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। लेकिन सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस निकालने से तभी प्रॉफिट पता चलेगा अगर कैपिटल में किसी तरीके का चेंजेस नहीं किया गया है, लाइक एडिशन ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग्स। अगर वो हुआ है, उसका इम्पैक्ट देने के बाद ही पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना है, ठीक है। फिर पॉइंट 2, सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी फॉलोड बाय स्मॉल फर्म, ज्वाइंट এ। स्ट्रॉन्ग। हाँ, स्मॉल फर्म जो भी छोटे छोटे बिजनेस है वो फॉलो करे। क्लोजिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जा অপশন सकता বি। है? ऑप्शन बी, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग ये स्टेटमेंट देखो ना, हम लोग कैसे करते हैं? ओपनिंग कैपिटल इधर लिखते हैं बाई ओपनिंग कैपिटल, टू क्लोजिंग कैपिटल हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है। और अगर कुछ इंट्रोडक्शन हुआ, जैसे इंट्रोडक्शन हुआ तो यहाँ पर आ जाता है, और अगर ड्रॉइंग्स हुआ तो ऐसे आ जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल में ड्रॉइंग जुड़ जाता है, ये देखो ओपनिंग कैपिटल के साथ, सॉरी ड्राइंग इधर आएगा ना, और इधर कैश टू कैपिटल, तो इधर एडिशन आएगा।
तो देखो, ओपनिंग कैपिटल के साथ एडिशनल कैपिटल ऐड होगा, और जो ड्राइंग्स है वो लेस होगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो बाई प्रॉफिट होता है, क्यों होता है वो भी मैंने बोला था, प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर होता है तो पीएल टू कैपिटल, तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखो, ये और ये सारी चीजों का एडजस्टमेंट करने के बाद हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलता है, तो ऑप्शन बी होगा। ये वाला गलत इसीलिए क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऐड करके नहीं दिखा है, और इसमें प्रॉफिट को लेस और ड्राइंग्स को ऐड कर दिया है, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे ओपनिंग से क्लोजिंग में पहुंचना है, तो उस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। मतलब ये मत समझ लो कि ड्राइंग्स तो लेस ही होता है, वो तो सही बात है लेस होता है, लेकिन मुझे बोला है कि हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मेरे पास 100 रुपए स्टार्टिंग में था, ठीक है, मैंने बिजनेस में और भी 10 रुपए दिया, और मैंने जो है प्रॉफिट का ड्रॉइंग्स किया है 2 रुपए का, और प्रॉफिट कमाया है 1 रुपए का, ठीक है, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 रुपए, एक एक एक, 111 हो रहा है, ये क्लोजिंग कैपिटल। अब मुझे यहां से अगर ओपनिंग में जाना है तो इसके साथ ये 1 लेस करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, 10 लेस करना पड़ेगा, 10 क्या था, एडिशन था, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ओपनिंग से जाना है तो ये सिंपल सिंपल इस तरीके से हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल ड्रॉइंग्स। अच्छा, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर केप्ट इन सम केसेस, cash book is maintained, fixed asset accounts are maintained, liability accounts are maintained। तो मेरे की बोलते चाइছে? अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर केप्ट, एंड इन सम केसेस बोल रहा है कि सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन होता है, और कुछ कुछ केसेस में या तो कैश बुक बनता है, ये आंसर होगा, या तो फिक्स्ड एसेट या तो लाइबिलिटी। মানে বলছে যে সিঙ্গেল তখন এন্ট্রি ক্যাশ সিস্টেম, বুক ক্যাশ যদি বুক, পার্সোনাল, হ্যাঁ हाँ তাহলে তাহলে তো कैश ক্যাশ। बुक होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन भी तो देखा था कि उन्होंने कैश बुक मेंटेन किया, और वो बोल रहा है ना बार बार बैंक के पासबुक से ये पता चल रहा है, तो कैश बुक तो मेंटेन हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया, कैश बुक बना के कैश और बैंक कॉलम से। तो अगर किसी के पास अपना कैश का और बैंक का डिटेल्स है तो वो तो कैश बुक बना ही सकता है, क्या प्रॉब्लम है। হ্যাঁ ম্যাম। और एक क्वेश्चन था भी जिसमें कैश बुक दिया हुआ था ऑलरेडी। तो अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट केप्ट होता है, और कोई कोई जो है कैश बुक भी मेंटेन कर लेता है। तो पर्सनल अकाउंट से क्या बनता है, जैसे कि डेटर क्रेडिटर ये सब, ठीक है, और ये जो कैश बुक होता है उससे हमें इनकम एक्सपेंसेस पता चल जाता है। फिर फिफ्थ नंबर में बोला है क्लोजिंग कैपिटल ऑफ मिस्टर बी 4 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021, मतलब ओपनिंग हिज कैपिटल वाज 3,50,000, हिज नेट प्रॉफिट 1 लाख, ही इंट्रोड्यूस 30,000 एडिशनल कैपिटल फेब में, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स निकालने बोला है डोमेस्टिक एक्सपेंसेस के लिए जो उन्होंने किया है, तो उनका ओपनिंग कैपिटल था, ये देखो अगर इसको हम ड्रॉ करें तो जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब उनका कैपिटल था 3,50,000, जब बिजनेस क्लोज हुआ मतलब 1 साल में तो उनका कैपिटल बना 4 लाख। उन्होंने ये पूरे 80,000 হবে। 80,000, फिफ्थ का बी, हाँ आंसर तो 80,000 ही बोल रहा है। उन्होंने प्रॉफिट कमाया है 1 लाख, ठीक है, और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 30,000। देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से तो कैपिटल बढ़ेगा तो इसलिए ऐड होगा, प्रॉफिट हुआ है तो ऐड होगा। अब हम लोग को बोला है ड्राइंग क्या होगा, तो देखो अगर 3,50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख प्रॉफिट कमाया और 3 लाख कैपिटल ऐड किया, तो अभी उनका क्लोजिंग कैपिटल 7.5 लाख होना चाहिए। कितना दिख रहा है, नहीं उल्टा कर दिया क्या मैंने, कैपिटल वाज 3,50,000, हिज नेट प्रॉफिट 1 लाख, ठीक है, এক और লাখটা অ্যাড হবে, 30,000টা অ্যাড হবে, দিয়ে हाँ তো ऐड ही ফোর तो करना, লাখটা মাইনাস করলে পরে ব্যালেন্সটা বেরিয়ে গেলে ড্রয়িংস চলে আসবে। 3.5 লাখের সাথে হবে তো, হ্যাঁ ম্যাম, 3.5 লাখ প্লাস 1 লাখ तीन প্লাস থার্টি चार, থাউজেন্ড ओ হলে अच्छा मैंने ये भी 3 लाख कर दिया इसीलिए 7.5 लाख कर दिया, 3.5 लाख और ये 1 लाख, 4.5 लाख, 1 লাখ আর साढ़े ওটা चार लाख, 30,000। হ্যাঁ মানে 4 লাখ কত হয়ে যাবে, 80, হ্যাঁ ম্যাম। 4,80,000 होना चाहिए उनका कैपिटल, बट दिख कितना रहा है, 4 लाख, 4 লাখ। ठीक है। तो फिर कम क्यों दिख रहा है, तो फिर बोला तो है क्वेश्चन में कि उन्होंने ड्रॉ किया है तो इसीलिए कम दिख रहा है, कितना कम दिख रहा है, 80,000, तो आंसर हो जाएगा 5 का बी, ठीक है। अब लास्ट 6 नंबर, ओपनिंग कैपिटल दिया है, ड्राइंग्स दिया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, प्रॉफिट कितना है ये बताना है, बोलो कितना हो, अकाउंट बना लो जैसा मैंने सिखाया था।
ओपनिंग कैपिटल, तो ये बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। ड्राइंग्स तो टू कैश ड्राइंग्स, मैम 5 25 है बेटा। 25 होगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाई कैश, क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस सीडी 90,000, 90,000 और प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 90 और 95,000 और ये हो जाएगा 70, मतलब 25,000। 25,000। तो इधर आ रहा है बैलेंस, तो बाई पीएल। ठीक है, तो प्रॉफिट हो जाएगा 25,000, ऑप्शन बी, सिक्स का। बस और कुछ नहीं है, पूरा ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, अब ये एक बता देते हैं, यहाँ पर बोला है कि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट के बीच का डिफरेंस अगर पूछ ले तो हम लोग बता सकते हैं। देखो, हम एक तुम लोग का जो है एक बार तुम लोग पीडीएफ से पढ़ सकते हो, हम शेयर कर देंगे बाद में। बाकी हम एक बार जस्ट बता देते हैं कि मेनली क्या डिफरेंसेस होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में। देखो, बैलेंस शीट जो बनता है वो तो हम लोग का ट्रायल बैलेंस से बनता है। बैलेंस शीट का जो भी डेटा होता है वो एक्यूरेट होता है, ठीक है, एस्टिमेटेड नहीं होता है। जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जो डेटा होता है वो हम लोग का डबल एंट्री सिस्टम से बनता नहीं है, तो वो उतना एक्यूरेट होता भी नहीं है। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम लोग कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर करके निकालते हैं। ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट में हम लोग कभी भी कैपिटल को जो है मतलब बैलेंस करके नहीं निकालते हैं। हमारे ट्रायल बैलेंस में ही कैपिटल रहता है, जिसको देख के हम लोग पुट करके फाइनल अकाउंट्स को बना के रेडी करते हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते क्यों है? ताकि हम लोग अपना कैपिटल को आइडेंटिफाई कर पाए। और हम लोग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोग बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, इसीलिए। और जब यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है ना, तो वहां पर एसेट या लाइबिलिटीज का वैल्यूएशंस करने के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड यूज नहीं होता है, आर्बिट्रेरी तरीके से होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो बैलेंस शीट में हमारे एसेट लाइबिलिटी जो भी वैल्यूएशंस होता है ना, वो एक साइंटिफिक मेथड प्रॉपरली फॉलो करके ही किया जाता है। तो ये मेन चीज हो गया। इसी को अगर तुम लोग लिख दोगे, बाई चांस अगर आता है ये डिफरेंस, तो फिर उस तरीके से लिखोगे तो मेन यही है। ठीक है, कि ये एस्टिमेटेड होता है, ये प्रॉपर तरीके से बनता है। बस और तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज इतना, थैंक यू बाकी सब मैम, बाय चला मैम। गया। ठीक है, बाय।